नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। रोहित वेमुला, जिसने अपने सुसाइड नोट में ये कहा था कि मेरी मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसकी मौत पर ही सबसे ज़्यादा राजनीति हुई। 2016 में रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या के कारणों पर, आत्महत्या क्यों की, रोहित वेमुला के कास्ट स्टेटस को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हो गई हैं। आज उस पर चर्चा नहीं करते हैं। आज चर्चा इस बात पर करेंगे कि रोहित वेमुला के नाम पर कर्नाटक सरकार एक बिल लेकर के आ रही है, और वो बिल, उस बिल में प्रतिछाया है जो कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस बिल सोनिया गांधी जब यूपीए की चेयरपर्सन थी, उस दौरान जो एक कोर टीम थी, उस कोर टीम के रिकमेंडेशन पर जो बिल आने वाला था, जिसको सरकार ले आना चाह रही थी, जिसमें हिंदुओं को किसी भी कम्युनल वायलेंस के लिए कोई भी कम्युनल वायलेंस अगर होता तो उनको अपनी संलिप्तता ना होना साबित करना पड़ता था। मतलब उसमें जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी उसको अपनी मासूमियत साबित करनी पड़ती। बहुत विरोध के बाद वो बिल किसी तरह से रोक दिया गया। जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी की पूरी टीम थी, उसने वो उस बिल के पीछे उसकी भूमिका उन्हीं लोगों की थी। अब ये इसी तरह का कमोवेश एक बिल ले आने की कोशिश की जा रही थी। इस पूरे बिल में जो अपर कास्ट है उसको ही अलग किया गया है, उसको ही वो किया गया। अब ये किस तरह से संवैधानिक जो संविधान की जो भावना है, संविधान में जो बराबरी की भावना है, उस भावना के खिलाफ है। किस तरह से ये पर्टिकुलर लोगों को टारगेट करता हुआ है, और किस तरह से इसके और बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो कोर्ट में स्टैंड करेंगे नहीं करेंगे, ये मसले हैं। अब ये जो पूरा का पूरा मसला है, जिसका नाम कर्नाटक रोहित वेमुला बहिष्कार या अन्याय निवारण शिक्षा और सम्मान का अधिकार विधेयक है, विधेयक 225। इसमें जो शामिल लोग हैं कि उसमें SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक हैं, इनके खिलाफ अगर इन लोगों ने अगर कोई कंप्लेंट कर दिया तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। और इसका उद्देश्य ये बताया जा रहा है कि भेदभाव रोकना उच्च शिक्षा संस्थानों में, और ये गैर जमानती अपराध होगा, जिसमें जुर्माना और सज़ा दोनों का प्रावधान है। अब ये जो जुर्माना है वो 10,000 रुपये तक हो सकता है, 10,000 से, और बार बार अपराध करने पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है, और सज़ा जो है वो 1 साल से लेकर के 3 साल तक की दी जाएगी। अब ये संस्थानों को लेकर के इसमें ये बात कही गई है कि अगर कोई भी संस्थान जो इस तरह का जिनके ऊपर दंड लगता है, अगर वो होंगे तो उनको राज्य सरकार उनको अनुदान नहीं देगी। अब ये इसका एक एस्पेक्ट हो गया कि इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या योजना है जिसको सरकार, जो कर्नाटक की सरकार है, वो करना चाहती है। अब इसमें संवैधानिक चुनौतियां भी हैं। संवैधानिक चुनौतियां क्या क्या हैं? संवैधानिक चुनौतियों को समझने की कोशिश करते हैं। जो संवैधानिक चुनौतियां उसमें प्रमुख रूप से हैं, वो ये संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, जिसमें बिना प्रारंभिक जांच के गिरफ्तारी करना, जो निष्पक्ष प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को कमज़ोर बनाता है, जो संविधान की अनुच्छेद 51 के हिसाब से, 21 के हिसाब से आवश्यक है। दोष सिद्ध से पहले भुगतान या जवाबदेही, जब तक दोष सिद्ध न हो तब तक निर्दोष, ये जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस का जो बेसिक प्रोविज़न है, उस
प्रोविज़न का वायोलेशन है। कानून में समानता का अधिकार आप इस पूरे उसमें ओबीसी, दलित, एससी, एसटी और मुस्लिम्स को शामिल कर दिया। इसका मतलब ये है कि आपने अपर कास्ट को पहले से ही अपराधी घोषित कर दिया है, पहले से ही अपराधी बता दिया है, और ये संविधान के बराबरी के अधिकार का उल्लंघन है। ये महत्वपूर्ण बात है जिसको समझ लेना चाहिए। इसके अलावा जो मौजूदा कानून है जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर के 1989 का जो प्राविधान है, उसमें उसके दुरुपयोग की संभावना की बात करता है, और जो ओवरलैपिंग का भी मामला इसमें नज़र आता है। इसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा स्टेट और सेंटर के कॉन्फ्लिक्ट का मामला भी आएगा, जिसको लेकर के गंभीरधर गढ़वी और सुप्रीम और जम्मू और गुजरात सरकार को इस मामले में लेकर के एक मुकदमा भी है जिस पर इस तरह का फैसला आया था। उसके बाद अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है, जो इसके तहत अभिव्यक्ति और संगठन की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित जो है वो दिखाता है। अब इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा, जो एक इस तरह के मामले भी सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आर्बिट्रेरी हैं, जैसे कॉलेज की जवाबदेही, बाहरी व्यक्ति पर दंड और दोष से पहले भुगतान जैसे उपाय अनुच्छेद 14 और 21 के तहत जो हैं वो तार्किक दृष्टि से लॉजिकल नहीं आते हैं, और इस तरह के कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किया है, जैसा कि पुट्टास्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया का मामला है। अब ये जो रोहित वेमुला अधिनियम है, इसमें निष्पक्षता, समानता, मौलिक स्वतंत्रता, इस तरह की बहुत चीज़ों का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनमें आपस में क्लैश है। तो क्या इस तरह का कोई कानून कांग्रेस को बनाना चाहिए, और कांग्रेस क्यों बना रही है, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। चूंकि कांग्रेस को इस पूरे मामले में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना है, इसलिए ये सारा का सारा मामला किया जा रहा है। जो इसमें राजनीतिक पक्ष है इसका, उस राजनीतिक पक्ष को भी समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसमें राजनीति हो रही है। चूँकि 2023 का जो छत्तीसगढ़ का अधिवेशन था कांग्रेस का, जो छत्तीसगढ़ का प्लेनरी था, जहाँ पर ये कांग्रेस ने ये निर्णय लिया था कि वो इस तरह का एक कानून लेके आएंगे। ये कुल मिलाकर के राहुल गांधी का कमिटमेंट था। तो राहुल गांधी जो है वो उन्होंने अभी अपने जो उनकी सरकारें हैं, उन सरकारों के नेताओं या मुखिया से इस तरह की चर्चा की और उनको इस तरह के आदेश दिए कि वो इस पूरे मामले को देखें और ये जो कानून है इसको पास करें। मतलब ये राहुल गांधी ने कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख करके इसको लागू किए जाने की बात कही है। तो ये है। अब इसमें राजनीति में कुल मिलाकर के जो तर्क या आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि उच्च शिक्षा में जो गरीब, दलित, पिछड़ा या अल्पसंख्यक है उनको कोई
टारगेट न कर पाए। लेकिन इसके पीछे की जो मंशा है वो कुल मिलाकर के जो राहुल गांधी लगातार 85 वर्सेस 15 कर रहे हैं वो वही है। और जैसा आजकल करके निकल करके आ रहा है कि वो इस देश में एक इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो, जहाँ पर जाति के नाम पर जाति और आपस में लड़ाने की एक जो कोशिश चल रही है, ये उसी कोशिश उसी जैसी एक कोशिश नज़र आ रही है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, क्या ये स्टैंड करेगा कानूनी तौर पर? ये सुप्रीम कोर्ट में क्या इस पर कोई ऐसा तर्क या कोई इस तरह की चीज़ होगी जो इसको बचा पाएगी? ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। उसका कारण ये है कि जिस तरह की चीज़ें हैं, जैसे जो SC/ST एक्ट पास हुआ था, उस पर भी उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने यही तर्क दे करके कि ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, वो उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। क्या इस तरह का यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, अब ये मामला ज़रूर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन क्या इसको लेकर के अदालत में लोग जाएंगे? निश्चित तौर पर लोग अदालत में जाएंगे। तो ये जो कुल मिलाकर के अगर आप इसको सम अप करने जाएं तो ये जो पूरा का पूरा बिल है, ये जो बेसिक प्रिंसिपल है कानून का कि जब तक अपराध साबित नहीं हो तब तक आदमी गिल्टी नहीं होता है, तब तक वो इनोसेंट रहता है। उसके अलावा ये एक विशेष वर्ग को टारगेट करके बनाया गया है, जो लंबे समय से राहुल गांधी जिस तरह से अपर कास्ट के खिलाफ जिस तरह से वो बातें कर रहे थे। तीसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ है और इक्वलिटी बिफोर लॉ या इक्वल बिफोर लॉ के सिद्धांत के खिलाफ है। ये चूंकि एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट का एक हिस्सा है, तो उसमें बहुत सारे प्रोविजंस में कन्फ्रंटेशन दिख रहा है, तो ये फेडरल सिस्टम के खिलाफ भी ये मामला बनेगा इसको लेकर के। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो ऑलरेडी डिप्राइव्ड सेक्शन के लिए, गरीब, पिछड़ा और जो है, वो कुल मिला करके ये जो है जुडिशरी के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित होगा। लेकिन लगता है कि ये लॉ बने उससे पहले इस लॉ की वैधता पर ही मामला टिकेगा और वहीं पर इस पर कोई फैसला हो जाएगा। और जैसा मैंने पहले बताया था कि ये कुल मिलाकर के कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस बिल की तर्ज पर है। वहाँ पर पूरी हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया गया था, यहाँ पर अपर कास्ट को टारगेट किया गया था। कुल मिलाकर के ये एक ड्रैकोनियन सा लॉ बनने की तैयारी है। और जिस बात को रोहित वेमुला ने अपने सुसाइड नोट में कहा था, वही कांग्रेस करती हुई नज़र आ रही है। शायद रोहित वेमुला का ये कहना कि मेरी मौत पर कोई राजनीति न की जाए, उसने कांग्रेस को एक क्लू दिया है कि इस पर राजनीति हो सकती है। इसी बात पर मैं अपनी बात छोड़ता हूँ। सोचने के लिए आप सोचिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने में हमारी मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।